गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं आपकी विज्ञान पुस्तक का सेकंड चैप्टर द्वितीय पाठ जूझ, जिसके लेखक हैं आनंद यादव। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेखक आनंद यादव को अपनी पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। उनके पिताजी चाहते थे कि वो खेती का काम संभाले और लेखक की जो माताजी थी उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उनके पिता से कहें कि इसे पढ़ने दिया जाए, और लेखक की ये दिली इच्छा थी कि वो पढ़ाई करे। तो जो नगर के गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे दत्ताजी राव, उनसे बातचीत की गई और दत्ताजी राव ने इस प्रॉब्लम को, समस्या को काफ़ी हद तक सुलझा भी दिया। अब देखते हैं आगे। मराठी के अध्यापक स्कूल में कोई कविता पढ़ाते समय उसमें पूरी तरह डूब जाते थे। वे कविता को गुनगुनाते और अभिनय भी करते। आनंद को लगा कि वह भी कविता गा सकता है और अभिनय भी कर सकता है। जो कविता कक्षा में पढ़ाई जाती वह उसे खेतों में पानी लगाते समय खूब जोर जोर से गाया करता था। पहले जब वह अकेला होता था तो बोरियत महसूस होती थी, परंतु अब अकेले में नई कविताएं बनाता, अभिनय के साथ गाता। इन कविताओं ने उसकी जीवन शैली ही बदल दी। ये जब जैसे तैसे स्कूल में एडमिशन हुआ, ये स्कूल जाने लगे। स्कूल में इनको कविताओं में बहुत आनंद आने लगा। आनंद का पाठशाला में जाना फिर से शुरू हो गया। वह गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, भूख, प्यास आदि की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। खेतों के काम में चक्की की तरह पिसते रहने से उसे छुटकारा मिल गया था। पहले तो सारा दिन खेत में लगा रहता था, लेकिन अब थोड़ा उसके लिए समय निर्धारित हो गया था। खेतों के काम के बाद मास्टर की छड़ी की मार आनंदा को ज़्यादा अच्छी लगती थी। मतलब आनंदा को लगता था कि खेतों में काम करने से ज़्यादा यदि विद्यालय में पढ़ाई की जाए तो वो ज़्यादा गुणकारी है। आनंदा लेखक 5वीं कक्षा में, मतलब 5वीं कक्षा में जब लेखक साहब गए तो वहाँ उसकी पहचान के 2 ही लड़के थे और सभी लड़के अगली कक्षा में चले गए थे। अपनी उम्र में कक्षा के बच्चों के साथ आनंदा को बैठना बुरा लग रहा था। अपने से जो छोटे जो जूनियर थे अब उनके साथ बैठना पड़ेगा। पुरानी पुस्तकों को वह लट्टे के बने बस्ते में ले गया, लेकिन अब वह पुरानी हो चुकी थी। आनंदा लेखक की कक्षा में एक शरारती लड़का चौहान भी था। वह सदा आनंदा की खिल्ली उड़ाया करता। वह उसके मैले गमछे को कक्षा में इधर उधर फेंकने लगता। इतने में मास्टर जी आ गए। गमछा टेबल पर रह गया। आनंदा की धड़कन बढ़ गई। उसका दिल धक धक करने लगा। पूछताछ से वह मास्टर को जब यह पता चला कि यह शरारत चौहान ने की है तो वे उसे खूब लताड़ते। लेखक के बारे में पूछने के बाद उन्होंने वामन पंडित की एक कविता पढ़ाई। छुट्टी के बाद भी कई शरारती लड़कों ने उसकी धोती कई बार खींची। आनंदा का मन उदास हो गया क्योंकि कक्षा में उसका कोई अपना नहीं था, परंतु आनंदा पाठशाला जाना बंद नहीं किया। देखो बेटा, आनंदा का जैसे तैसे विद्यालय जीवन शुरू हुआ। वहाँ जाके उसे अपने जूनियर के साथ बैठना पड़ा। उसकी पढ़ाई चालू हुई। कक्षा में जो दूसरे लड़के थे वो उसे परेशान किया करते थे।
लेकिन फिर भी आनंदा ने विद्यालय जाना बंद नहीं किया। पाठशाला में मंत्री नामक मास्टर जी गणित पढ़ाया करते थे। वे प्राय छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि कमर में घूंसा लगाते थे। शरारती बच्चे उनके सामने उधम नहीं मचा सकते थे। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का, शरीर से दुबला पतला किंतु बहुत होशियार था। उसके सवाल अक्सर ठीक हुआ करते थे। कक्षा में उसका खूब सम्मान था। यह वसंत पाटिल आनंदा में उम्र से छोटा था। क्योंकि आनंदा ने पाठशाला छोड़कर गलती की थी, फिर भी मास्टर जी को मॉनिटरिंग आनंदा को ही सौंपनी पड़ी। आनंदा पहले से ज्यादा पढ़ाई करने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। अब गणित के सवाल उसकी समझ में आने लगे थे। वह वसंत पाटिल के साथ दूसरी तरफ से बच्चों के सवाल जांचने लगा। यानी एक तरफ से तो कक्षा में गणित के सवाल वसंत पाटिल चेक करता था और दूसरी ओर से आनंदा उनको चेक करता था। फलस्वरूप आनंदा और वसंत पाटिल की दोस्ती जमने लगी। मास्टर जी भी अब लेखक को आनंदा कहकर पुकारने लगे। आनंदा की मास्टरी के साथ आत्मीयता बढ़ गई और पाठशाला में उसका विश्वास भी बढ़ गया। पाठशाला में नवा सौंदलेकर मराठी के अध्यापक थे। ये जब वे मराठी में कोई कविता पढ़ाते तो स्वयं भी उसमें रम जाते। उनका सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और रसिकता सब कुछ उनमें था। उन्हें मराठी की कविताओं के साथ अंग्रेजी की कविताएं भी कंठस्थ थी, यानी याद थी। वे कविता को सुनाते सुनाते अभिनय भी किया करते थे और स्वयं कविता लिखा भी करते थे। यानी ये जो हमारा लेखक था, ये मराठी अध्यापक सौंदलेकर से बहुत ज्यादा प्रभावित था। जब मास्टर जी अपनी लिखी कोई कविता सुनाते तो आनंदा उन्हें तल्लीनता के साथ सुना करता था। वे अपनी आंखों और प्राणों की सारी शक्ति दम रोक के मास्टर जी के हाव भाव, चाल, गति और रस का आनंद लेता था। जब आनंदा खेत में काम करता था तो मास्टर जी के हाव भाव, गति यति, आरोह अवरोह उनके अनुसार ही गाया करता था। वह कविता के साथ अभिनय भी करने लगा। मतलब कविता गाते गाते आनंदा को उसमें अभिनय करने में भी आनंद आने लगा। खेतों में काम करते करते भी आनंदा इस काम को करता। पानी की क्यारियां कब भर जाती उसे पता ही नहीं चलता। पहले आनंदा को अकेलापन कचोटता था, परंतु अब वह कविता गाकर अपने अकेलेपन को खत्म कर सकता था। जब वह अपने आप खेलने लगा, बल्कि उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा। यानी अब शब्दों से उनकी लय, गति, ताल और कविता निर्माण की क्रियाविधि में आनंद को बहुत आनंद आने लगा। एक बार मास्टर जी के कहने पर उसने बड़ी कक्षा के बच्चों के सामने भी कविता सुनाई। इस तरह आनंदा के कुछ नए पंख निकल आए। अब वह मराठी मास्टर के घर काव्य संग्रह लाकर पढ़ता था। आनंदा को लगने लगा कि खेत, गांव के दृश्य आदि पर वह भी कविता लिख सकता है। वह भैंस चराते चराते और खेतों में काम करते करते कविता की रचना करने लगा। जब किसी रविवार को कोई कविता बन जाती तो सोमवार को वो अपने मास्टर जी को दिखाता था। मास्टर जी आनंदा को शाबाशी दिया करते थे। मास्टर जी ये भी बताते कि भाषा, छंद, लय, अलंकार, शुद्ध लेखन कविता को सुंदर बना देते हैं। मास्टर जी की ये सब बातें उसे यानी लेखक को मास्टर के बहुत करीब ले आई
और अब वो कविता रचना में डूबने लगा। तो ये सब था कि किस प्रकार हमारे जो लेखक थे आनंद यादव वो कविता निर्माण में डूब गए। उन्हें पढ़ाई अच्छी लगती थी और पढ़ाई में वो आनंद अनुभव करने लगे। तो बेटा आपको ये चैप्टर समझना है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आए आप ग्रुप में शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।